वेलकम अगेन इन लीलावती क्लासेस। और आज की वीडियो लेक्चर में जो हमारा कंसंट्रेशन है वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विधान परिषद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आइए अब हम चलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्जामिनेशन के लिए कलेक्शन किया गया है, आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें, एक एक इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है। और जब ये वीडियो एंड हो जाएगा तो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। आर्टिकल 168 की बात हम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू 168 राज्य के विधानमंडल का जो गठन होता है वो या तो केवल विधानसभा होगी या विधान परिषद, दोनों हो सकते हैं। देखिए, कुछ राज्यों में केवल विधानसभा ही काम करती है, लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। तो कहीं कहीं राज्य का जो कानून बनाने वाला सदन है वो एक सदनीय होगा तो विधानसभा नाम होगा, और जब बाईकैमरल द्विसदनीय होगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम होगा। आज का हमारा फोकस जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली पर ना होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल पर है। और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 169 ये बताता है कि विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो कैसे समाप्त की जाएगी और कैसे सृजन किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसे बनाया और समाप्त किया जा सकता है। बनाने को सृजन करते हैं और समाप्त करने को उत्साधन। तो आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिषद कब समाप्त की जाएगी और कैसे बनाई जाएगी, इसका प्रोविज़न उसमें दिया गया है। जो भी राज्य अपने यहाँ विधान परिषद का सृजन करना चाहता हो या उसे समाप्त करना चाहता हो, प्रोसीजर ये है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट को है, स्टेट को नहीं है। स्टेट असेंबली कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना या समाप्त नहीं कर सकती है। इसका काम कौन करेगा? पार्लियामेंट बाय एक्ट, संसद विधि बनाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी या फिर समाप्त करेगी। लेकिन संसद ऐसा तब कर पाएगी जब स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा, इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से पारित करके संसद को भेज दे। तब जाके संसद उस राज्य के लिए विधान परिषद का गठन या उत्साधन कर सकती है। फर्दर हम देखते हैं आर्टिकल 171 विधान परिषद की संरचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अटेंटिव होकर आप वर्ड्स पे सुनिएगा और स्क्रीन को देखिएगा। विधान परिषद की संरचना के अंतर्गत विधान परिषद में कुल कितने मेंबर होंगे, इसके लिए कोई एक निर्धारित संख्या नहीं है अधिकतम की। जो विधानसभा है, विधानसभा की जितनी सीट होगी उसके अधिकतम 1/3 सीट जो होगी वो विधान परिषद की होगी। इसका मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो सीट हैं उनका 1/3 जो होगा वो मैक्सिमम नंबर होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 40 से कम नहीं होगी। मतलब अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, मिनिमम सीट 40 होगी और मैक्सिमम जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसके 1/3 से अधिक नहीं होगी। आप इन दोनों फैक्ट को बहुत ध्यान से दिमाग में रखिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 171 सब क्लास 3 की। यह बताता है कि विधान परिषद के कुल सीटों को कैसे बांटा जाएगा और उनका निर्वाचन कैसे होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मान लीजिए विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या 120 है। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए विधान परिषद के कुल सीटों की संख्या 120 है। तो इस 120 सीट को आर्टिकल 171 के अनुसार कैसे बांटा जाएगा? 120 का 1/3 अर्थात 40 सीट, 120 का 1/3 अर्थात 40 सीट, 120 का 1/12 तो 10 सीटें आएंगी, और फिर 1/12 10 सीटें आएंगी। इस तरीके से जो 1/3 सीट है वो नगर पालिका, जिला बोर्ड, लोकल अथॉरिटी के सदस्यों से मिलकर बनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होगा। क्लियर रहिए? 1/3 अगर हमने माना 120 तो 1/3 क्या होगा? 40। तो 40 जो सीटें हैं वो नगर पालिका, जिला बोर्ड, लोकल अथॉरिटी के सदस्यों से मिलकर जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उनके द्वारा निर्वाचित होगा। रेस्ट 1/3 जो होगा वो राज्य की विधानसभा के जो सदस्य हैं, जिनको आप एमएलए कहते हैं, राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। मतलब एमएलए वोट करेंगे लेकिन वो कैंडिडेट नहीं हो सकते।
तो 40 सीट्स इस तरीके से भरी जाएंगी। 1/12 भाग अर्थात 10 सीट जो होगा वो उस राज्य में जो निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जो 3 ईयर ग्रेजुएट्स हो, उनसे मिलकर जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा 1/12 भाग उनसे भरा जाएगा, उस इलेक्टोरल कॉलेज के लोग निर्वाचित करेंगे। निकटतम फिर 1/12 भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल। याद दीजिए, देखिए हर जगह इलेक्टोरल कॉलेज है जो इलेक्ट करेगा विधान परिषद के सदस्यों को। तो 1/12 भाग ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशाला की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने में कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज की क्वालिफिकेशन है और ये इलेक्टोरल कॉलेज 10 लोगों को चुनेगा। जैसे फिर से मैं कह दे रहा हूँ, माध्यमिक पाठशाला की शिक्षा संस्थाओं में पढ़ाने वाले कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए लोग हैं, इनको 10 सीटें इस इलेक्टोरल कॉलेज को हैं। 10 सीटें 3 ईयर ग्रेजुएट के लिए एलोकेटेड हो गई हैं 120 में से। 40 सीटों पे वोटर कौन होगा? उस राज्य के एमएलए वोटर होंगे। और फिर 40 सीटों पे वोटर कौन होगा इलेक्टोरल कॉलेज में? नगर पालिका, जिला बोर्ड और स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य होंगे। तो ये विधान परिषद की कुल सीटों का बंटवारा समझना बहुत जरूरी है। अब 40, 40, 10 और 10 बच गई 20 सीटें। ये 20 सीटें अलग से एग्जाम में पूछी जाती हैं कि ये 20 सीटें कैसे भरी जाएंगी। इन 20 सीटों को हम बोलेंगे 1/6 भाग। 1/6 का मतलब 20 सीट। 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित होता है। इस प्रकार विधान परिषद में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और नाम निर्देशित सदस्य भी होते हैं। आप ध्यान से सुनिए, विधान परिषद में निर्वाचित और नाम निर्देशित दोनों होते हैं। नाम निर्देशित कुल कितने होंगे? कुल का 1/6, कुल का 1/6, और जो बच गए उनका क्या होगा? निर्वाचन। तो जो 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे वो एक स्पेसिफिक फील्ड से होंगे। वो होगा, देखिए, निम्नलिखित विषयों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोग हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन। याद रखिएगा, सरकारी आंदोलन नहीं, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, सहकारी मूवमेंट, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। 5 फील्ड से हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आप यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। जो 1/6 जो मेंबर होंगे टोटल सीट्स का, जिनको गवर्नर नॉमिनेट करेगा, उन्हें लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। और 1/6 नॉमिनेटेड होते हैं और रेस्ट जो होते हैं 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 उनका इलेक्शन होता है और इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से इलेक्शन होता है। ध्यान देने की बात है कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो 1/3 लोग चुने जाएंगे वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। आपने पीछे देखा कि 1/3 में जो इलेक्टोरल कॉलेज बना होता है वो राज्य के एमएलए वोट करते हैं। वो जो वोटिंग होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत क्या है, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके हमारा राष्ट्रपति वाला वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो ये रहा इन्फॉर्मेशन। आगे जो 172 है वो विधान मंडल की अवधि के बारे में है और वो बताता है कि जो विधान परिषद है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता और इसके नियर बाई 1/3 मेंबर हर 2 साल रिटायर हो जाते हैं, जैसा कि राज्यसभा में होता है। इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं उनका टोटल टेनर जो होगा वो 6 ईयर का होता है, 6 वर्ष का होता है। परमानेंट हाउस है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता। 1/3 मेंबर हर दूसरे साल रिटायर हो जाते हैं, पद रिक्त कर देते हैं। इस मामले में इसकी तुलना राज्यसभा से की जा सकती है। यही बात राज्यसभा पर भी लागू होती है जो विधान परिषद के सदस्यों पर लागू है। हम जब देखते हैं आर्टिकल 173, तो विधान परिषद जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो राज्य का उच्च सदन है। याद रखिएगा, केंद्र का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, लेकिन राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है वो विधान परिषद है। क्यों? क्योंकि विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु का होना जरूरी है। विधानसभा की सदस्यता 25 वर्ष,
लेकिन 5 वर्ष ज़्यादा चाहिए अगर कोई व्यक्ति लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कंटेस्टेंट होना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए 30 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। इसलिए विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन कहते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, राज्य का उच्च सदन कहते हैं। यहाँ विधान परिषद अपने सदस्यों में से 2 सदस्यों को अपना डिप्टी चेयरपर्सन और चेयरपर्सन, सभापति और उपसभापति चुनती है और जो उसके सदन के कार्य संचालन का दायित्व निभाते हैं। अब एक सामान्य सी जिज्ञासा है कि विधान परिषद का काम क्या है, यह उच्च सदन राज्यों में बनाया क्यों गया है, इसका फंक्शन क्या है। तो आर्टिकल 197 इसके बारे में कहता है, धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन है। वो निर्बंधन क्या है? विधानसभा यदि किसी विधेयक को पास कर देती है तो जाहिर सी बात है, अगर बाइकैमरलिज्म है, द्विसदनीय विधायिका है, तो विधानसभा पास करके बिल किसको भेजेगी? भेजने को पारिषित कहते हैं। वो किसको भेजेगी? विधान परिषद को भेजेगी। तो विधानसभा जब बिल पास करके विधान परिषद को भेज देती है तो विधान परिषद क्या क्या कर सकती है? उस बिल को वो रिजेक्ट कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है। उस बिल को पारित किए बिना 3 माह से अधिक रोके रखती है, या फिर ऐसे संशोधन करती है जिससे विधानसभा सहमत ना हो। ये 3 कंडीशन फिर से मैं दोहराऊं, यदि विधानसभा किसी बिल को पास करके विधान परिषद के पास भेज देती है तो विधान परिषद या तो उसे रिजेक्ट करे, या बिना पास किए 3 महीने से ज़्यादा रोके रखे, या ऐसे अमेंडमेंट कर दे जिस अमेंडमेंट से विधानसभा सहमत ना हो। ऐसी स्थिति में विधानसभा उसी सेशन में या कमिंग सेशन में, उसी सत्र में या आने वाले सत्र में विधेयक को संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना, जैसा विधानसभा चाहे, फिर पास करके विधान परिषद को भेज देती है। याद रखिए, यह बिल दोबारा विधान परिषद को भेजा गया। अब विधान परिषद फिर क्या कर सकती है? उस बिल को रिजेक्ट कर सकती है, या पारित किए बिना 1 माह से अधिक तक रोके रखती है, या ऐसे संशोधन करती है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं है। यहाँ ध्यान देने की बात है, विधानसभा जब पहली बार बिल पास करके भेजती है तो आप देखिए यहाँ 3 महीने है, पारित किए बिना 3 माह से अधिक, और जब दोबारा भेजती है तो पारित किए बिना 1 माह से अधिक। उम्मीद है अब आप अंतर समझ गए होंगे। आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पुनः मैं कह रहा हूँ, 3 महीने और 1 महीने का जो डिफरेंस है आप उसे याद रखेंगे। तो दोबारा जब बिल काउंसिल के पास जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, तो 1 माह से अधिक रोके रखती है तो क्या होगा? इन तीनों स्थितियों में विधानसभा को विशेष अधिकार है। इस स्थिति में विधानसभा उस बिल को विधान परिषद के संशोधनों के बिना विथ अमेंडमेंट और विदाउट अमेंडमेंट पास कर सकेगी। इसका मतलब विधान परिषद एक चेक और बैलेंस का काम कर रही है। रियल राइट किसी बिल को रोकने का नहीं है। तो विधान परिषद एक चेक और बैलेंस है, और परमानेंट हाउस है, अपर हाउस है, सीनियर हाउस ऑफ द स्टेट है। तो उम्मीद है अब आपको विधान परिषद के बारे में संपूर्ण संवैधानिक जानकारियां मिल गई होंगी, और अब आप परीक्षा के दृष्टिकोण से जो पॉइंट डिस्कस किए गए हैं ध्यान देने के लिए उन पर ध्यान दीजिए, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।